अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बच्चों आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? चलिए ठीक है। बस 2-3 मिनट रुक जाएं, फिर हम शुरू करते हैं। एक तो और ज्वाइन कर लें। अच्छा, आप लोगों का जो क्विज़ है ना वो मैंने पहले उसकी सोचा कि उस पर बनाऊँ ये गूगल शीट्स पे, लेकिन वो आपका जो ऑलरेडी एलएमएस सिस्टम है उस पर मैं कर रहा हूँ, वो थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। मैं ज़रा दोबारा को करता हूँ, मुझे वक्त नहीं मिला वहाँ पर उस पर बनाने का। मैं कर लेता हूँ, लेकिन आपके क्विज़ के क्वेश्चंस रेडी हैं, आंसर्स भी हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं जैसे ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आज रात हो जाए, वरना देखता हूँ उसको क्या करना है और फिर वो मैं आपको भेजता हूँ। ठीक हो गया? चलें, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा सो बच्चों, लास्ट टाइम जो हमने कवर की थी वो एक हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री कवर की थी, जिसके अंदर हमने रिलीजन्स को कवर किया था, डिफरेंट अदियान को, पहले क्या थे, बाद में क्या थे, और उसकी डेवलपमेंट कैसे थी। ठीक है। और वहाँ पर हमने कई चीज़ें पढ़ी उसके बारे में। हमने कहा कि जो मादियत के जो कौन से रिलीजन है जो मादा परस्ती पे यकीन रखते थे, और दूसरे जो हैं वो खुदा पर मतलब खुदा के इनकारी कौन थे। हमने इनके अंदर एक कॉमन चीज़ ये देखी कि फॉर एग्जांपल कि रिलीजन का क्रिटिसिज्म कुछ और चीज़ होती है, और क्या कहते हैं कि खुदा का इनकार कुछ और चीज़ होती है। और हमने उसको लिंक किया एथीज़म की डेफिनेशन से। ठीक है। और एथीज़म की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जिसमें है खुदा का डायरेक्ट इनकार। ठीक है। अब हमने एक चीज़ इस्टेब्लिश की कि खुदा का डायरेक्ट इनकार जो है ना, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मतलब यानी काफ़ी कॉमन हो। जब भी ये हिस्ट्री में भी किया गया है, कम किया गया है, और अभी भी अगर हमारे स्टैट्स सही हों एथीज़म के बारे में, तो इतने हाई नहीं है वो। ठीक है। और वो हमेशा से कम तादाद में ही रहे हैं। और क्या कहते हैं कि दोबारा जो इवन जो वेस्ट की मूवमेंट है वो, उसमें भी चेंज आ रही है। ठीक है। लेकिन एक सिस्टम नया है, एक सिस्टम नया, और वो कहाँ से आया? वो मॉडर्निज्म से आया। उसका वो जो सिस्टम है वो है ये सेक्युलरिज्म का सिस्टम। ठीक है। जिसमें अ, चीज़ों से मुराद सिस्टम से, यानी आपकी पॉलिटिक्स से, आपकी सोशल लाइफ से, आपकी हर चीज़ से ना दीन को ख़त्म किया गया। ठीक है ना। अब ये जो नया सिस्टम है जिसके अंदर दीन शीन को जो है, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसे बिल्कुल ख़त्म किया गया। ठीक है। हालांकि जो अल्लाह ताला का सिस्टम था, या दीन का जो खुदा का सिस्टम था, वो किसी न किसी कैपेसिटी पे बहुत ही एक्सेसिवली इन्वॉल्व अफेयर रहा है हर जगह पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है। और उसको कभी डिनाई नहीं किया गया। ठीक है। काफ़ी करीब रखा गया। लेकिन ये जो मामला शुरू हुआ है ना, सेक्युलरिज्म का मामला, ये बड़ा ज़रूरी है। तो जो मॉडर्न एथीज़म है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि अगर आप चलो खुदा को के कॉन्सेप्ट को नहीं भी निकाल सकते ना, तो आपको क्या करना है कि किसी तरीके से खुदा के अफेयर को आपकी डे टू डे लाइफ से निकालना है, उसकी इन्वॉल्वमेंट को निकालना। अच्छा, अब ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? ये मामला बेसिकली जो हमने पहले डिस्कस की थी बात, कि इस्लाम की स्टोरी ज़रा डिफरेंट है और क्रिश्चियनिटी की स्टोरी ज़रा डिफरेंट है। ये मामला शुरू हुआ है एसेंशली, एक मिनट बच्चों, ये मामला बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ है? ये क्रिश्चियनिटी के साथ हुआ। ठीक है। और क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे नहीं शुरू हुआ। ये इसको शुरू करने वाले भी कोई नॉन रिलीजियस लोग नहीं थे, या कोई एथिस्ट नहीं थे, या कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। ये हुआ इसी तरह के खुद जो उनके अपने स्कॉलर्स हैं ना, उन्होंने, यानी रिलीजियस स्कॉलर्स ने ही अपने अंदर फलसफी बहसों के अंदर ऐसी चीज़ें जो हैं वो गढ़ी, या ऐसे आइडियाज़ को अडॉप्ट किया जिनका एवेंचुअल रिजल्ट ये हुआ कि वो खुद जो है वो मादियत की तरफ जो है वो माइल होते रहे।
और टू द लेवल के वहाँ से जो है ना फिर ये साइंटिज्म वाला जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बाद स्पेशली जो है ना वो नया आइडिया शुरू हुआ। तो हमारा जो अगला लेक्चर है वो ये मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में है, जो आज का लेक्चर है कि अब क्या हुआ, ये यानी व्हाट लेड टू व्हाट वेयर वी आर नाउ। और इससे आपको अंदाज़ा होगा बच्चों कि एक्चुअली में आजकल ये जो हमारे ऊपर सिचुएशन आई खड़ी है वो क्यों आई खड़ी है और कैसे आई खड़ी है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो ये आप कह लें कि हिस्ट्री ऑफ एथिज्म पार्ट 2 है, एक पार्ट 3 भी है, वो हम मॉडर्न सिस्टम की उस पर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा बैकड्रॉप करते हैं। क्रिश्चियनिटी ने जो हमने पहले कवर किया था ना वो हिंदुइज्म की हिस्ट्री, मतलब यानी हिंदू पर्सपेक्टिव से वो काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री थी। यानी हिंदू और ईस्टर्न ईस्टर्न रिलीजन्स वो जिसमें बुद्धिज़्म है, ये है वो है। तो हमने वो चीज़ को कवर किया था। हमने किस चीज़ को कवर नहीं किया, वो हमने इस वाले मामले को कवर नहीं किया कि जो क्रिश्चियनिटी जो है जहाँ से इंस्पायर्ड है, या क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो रिलेशन है वो कहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो हम इसको ज़रा पकड़ते हैं कि हमारा जो इंटरेक्शन है, जो डायरेक्ट इस्लाम का इंटरेक्शन और क्रिश्चियनिटी का इंटरेक्शन इन आइडियाज़ के साथ, वो कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रीक फिलोसफर से। सो सबसे ज़्यादा मशहूर जो फिलोसफर्स भी हैं वो ग्रीक फिलोसफर्स हैं। ठीक है, यूनान कहते हैं ना इसको, हाँ ग्रीक ग्रीक इस फिलोसफी को, यस ऐसा ही है। एनी हाउ, तो बच्चों सबसे पुरानी जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट चीज़ हमें मिलती है ना, आप कह लें कि जो स्टैंडर्ड लिटरेचर के अंदर रिटर्न फॉर्म के अंदर, हम अब रिटर्न फॉर्म से ही शुरू करेंगे जब सिविलाइजेशन बन गई और सिविलाइजेशन के बाद की चीज़ों को। ठीक है, तो उसमें आती है हमारे पास पोइम्स ऑफ होमर। ठीक है, पोइम्स होमर की पोइम्स थी। ठीक है, होमर एक बंदा था जिसकी पोइम्स, जिसमें से एक इलियाड और ओडेसी और इस तरह की पोइम्स हैं। ये जो है आप कह लें कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट माने जाते थे, जिसमें जो इनकी जो पोइम्स होती थी इसमें कहानियाँ होती थी। कहानियाँ किसकी होती थी? खुदाओं की कहानियाँ होती थी। और इसके अंदर खुदाओं की लड़ाइयों की कहानियाँ, उनकी शादियों की कहानियाँ, उनके बच्चों की कहानियाँ, इस तरह की चीज़ें सारी मिक्स मैश है। ठीक है, और लोग जो हैं वो इन देवताओं की जो है ना वो आप कह लें कि इबादत करते थे। तो लेकिन इनकी जो अपनी पर्सनल कहानी है ना वो ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ी पढ़ाई जाती। तो इनको इनको कुव्वतें दी जाती थी। तो ये एक किस्म का आप कह लें कि पॉलीथीज्म जो है ना, पॉलीथीज्म वो यहाँ पर राइज था। किधर? ग्रीक में, यूनान में और इन जगहों पे। ठीक है, हम इलाके पे भी आते। फिर एक फलसफी आया जीनोफेंस 6th सेंचुरी में। ठीक है, और इसके अंदर आपको आइडिया ऑफ आप कह लें कि जो कि जिसने ना चेंजेस लानी शुरू की, जिसमें इसने मोनोथीस्टिक आइडियाज़ यानी जो ये वाली चीज़ें उनको आप कह लें कि इनके यहाँ रिटर्न फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा बच्चों, इसका ये मतलब नहीं है, ये जो भी हम बातें कर रहे हैं ना ये कुछ एक लिमिटेड डाटा के ऊपर कर रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया था। बिल्कुल हो सकता है कि वहाँ पर मोनोथीज़म साथ साथ मौजूद हो, इवन होमर के टाइम पे। ठीक है, लेकिन बात ये है कि हमारे पास चूंकि उसका प्रूफ नहीं है तो हम इस सीक्वेंस में चलते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जो डाटा हमारे पास है ना, या जो रिटर्न फॉर्म में हमारे पास है, वो चीज़ें, उन चीज़ों ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हमें और उनसे हमने ज़्यादा सीखा। ठीक है, तो इसलिए हम और उससे हमने देखा कि हमारे आइडियाज़ और उनके इन्फ्लुएंसेस इन जगहों से आते हैं, इसलिए ताहम इनको इस तरह पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सीक्वेंस इसी तरह हुआ हो जिस तरह हम ये पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री में ये चीज़ों का आपने ख्याल ज़रूर रखना है। एनी जीनोफेंस आया। जीनोफेंस के जो आइडियाज थे वो ज़्यादा मोनोथिस्टिक थे। ठीक है, और वो अर्ली पोलीथीज्म जो कि होमर की पोलीथीज्म थी उसको उसको क्रिटिसाइज करते थे। तो बेसिकली 6th सेंचुरी के अंदर आके ये क्रिटिसिज्म वगैरह शुरू हुआ। तो, किसका? अर्ली इलियाड और इलियाड की पोइम्स का। और सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट जो वहाँ पर रिलीजन है वो ये पोइम्स ऑफ होमर का है। बच्चों पोइम्स ऑफ होमर के अंदर ही ये चीज़ें आती हैं, जैसे जूस का आपने नाम सुना होगा, वो जो बिजली वाला खुदा जो कि क्लाउड्स में रहता है और नीचे बिजली फेंकता है, और उसके बाद उसके बच्चे, और ये वो बहुत ज़्यादा मूवीज़, परसियस, मतलब यानी इस तरह करके जो भी हैं, हरक्यूलिस, और ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से निकलती हैं पॉइंट्स ऑफ होमर से। एनीहाउ, फिर और बंदे आते हैं जैसे कि थेल्स, एनेक्सीमेंडर और पैथागोरस। ठीक है, अब ये जो बंदे हैं पैथागोरस और थेल्स और ये नेचर की स्टडी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हुए। ठीक है, और इसके अंदर इनके पास इनका इन्होंने आइडिया ये देना शुरू किया कि एक ऐसी यूनिट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग होनी चाहिए जो सारी चीज़ों को इकट्ठी एक्सप्लेन करे। ठीक है, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। यानी कि एक ऐसा आइडिया जो सब चीज़ों को एक्सप्लेन करे। ठीक है, नेचर के अंदर जो भी जो है, जो भी होता है, जो भी करना होता है, जो भी ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर इस
की जो अटेम्प्ट एट समथिंग, एक जो कि हर चीज़ पे अप्लाई हो सके और उसका सिस्टमैटिक हो, ठीक है ना। तो इनको पहले कहा जाता था फुजिकॉय। और फुजिकॉय जो है, ये लफ्ज़ जो है, यहीं से जो लफ्ज़ फिजिक्स निकलता है, ठीक है ना। और इनको इसलिए कहते थे क्योंकि दे आर स्पेक्यूलेटर्स ऑन द वर्किंग ऑफ नेचर, यानी नेचर में या फिजिक्स में या फिजिकल चीज़ों के अंदर जो भी होता है उसके बारे में ये कोई ना कोई अंदाजे से बात करते होते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि फिर कुछ सिविलाइजेशंस, ठीक है, अब यहाँ पर जो है फर्स्ट फुली मटीरियलिस्टिक फिलोसफी जो है ना, वो एटॉमिस्ट की निकली थी, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी मेंशन किया था। उसके अंदर ये ल्यूसिपस और डेमोक्रेटस निकले थे। एटॉमिस्ट, एटॉमिस्ट क्या होता है, एटम क्या होता है? एटम कहते हैं कि सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल, ठीक है ना। अब वो पार्टिकल इंडिविजिबल पार्टिकल है। अब ये जो पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल से वो कहते थे कि कोई सब्सटेंस है, कोई पार्टिकल है और उससे ही सारी चीज़ें बनी। तो इनको एटॉमिस्ट कहा जाता था। और ये सब्सटेंस को इस तरह बिलीव करते होते थे। और ये पहले आप कह लें कि मादियत या मादा परस्ती के करीब जो एक आइडिया है ना, वो एटॉमिस्ट से निकला है, ठीक है। अच्छा, अब दे wanted टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ चांस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एटम मूविंग इन, यानी स्पेस, स्पेस के अंदर ये किस तरह मूव करते हैं, क्या है क्या चीज़ें, ये उस वक्त ये इसके बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चों। ये उस तरह नहीं है, इनके पास कोई एक्सपेरिमेंट्स या इनके पास कोई टूल्स या आलात नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या कहते थे कि ये एक स्पेकुलेशन करते थे बेस्ड ऑन व्हाट दे अंडरस्टूड एंड थॉट। इन्होंने प्रपोज किया कि हीट एंड फायर एंड द सोल आर मेड ऑफ स्फेरिकल एटम्स, ठीक है। इस तरह की चीजें इन्होंने की। दे डिड नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट देयर फिलोसफी जस्ट रिमूव देम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। उन्होंने खुदा को एक्सप्लिसिटली डिनाई नहीं किया, बट लेकिन उसके ये जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है समटाइम्स उसमें उसकी उनकी खुदा की इन्वॉल्वमेंट को कम किया या फिर उसको बिल्कुल सिरे से निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह का जो मामला इनका हुआ था, तो यहाँ पर हमें आप कह लें कि कुछ आसार उसके निकलते हैं। आप कह लें कि एथिस्टिक फिलोसफी, ठीक है। देखिए, हमने याद रखें, हमने जो दूसरी डेफिनेशन, एक तो हमने कहा कि डेफिनेशन ऑफ एथिज्म ये है कि एक्सप्लिसिट डिनायल ऑफ गॉड, यानी खुदा को डायरेक्टली रिजेक्ट करना। लेकिन हमने कहा कि जो दूसरी टाइप ऑफ एथिज्म जिसे कहते हैं, जिससे मुराद बेसिकली यही है, लादीनियत है। तो लादीनियत के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खुदा को डिनाई करें, ये उसके बगैर भी जो है, यानी अगर आपका दीन ही आपने अपनी डे टू डे से निकाल दिया, आपने खुदा का अमल दखली अपने डे टू डे से निकाल दिया, तो एक किस्म के आप उसमें ऑलरेडी आ गए हो, आप एक किस्म के दैरिये ही हो जाते हो। तो हम इन दोनों आइडियाज़ को इकट्ठा साथ लेके चल रहे हैं। एनी हाउ, तो बच्चों ये इलाका जो आपके सामने देख रहे हैं ना, ये वो एरिया है जहाँ पर ये फिलोसफी, ये जो स्पेशली ये वाला है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बच्चों जो सबसे पुराने हमें आसार मिलते हैं वो इन सिटीज़ के, इस आइडियाज़ के, तो वो इधर ये ग्रीस, ये बिल्कुल मिडल में ग्रीस देख सकते हैं और दूसरी साइड पे टर्की जो है। और टर्की में भी ये जो इज़मीर लिखा हुआ है ना जहाँ पर, ये वाला एरिया है जहाँ पर हमें सबसे पुराने ग्रीक, जिसको हम फिर भी ग्रीक ही बोलते हैं, यूनानी ही बोलते हैं, तो यहाँ पर हमें वो सबसे पुरानी सिटीज़ और ये जो सारे फलसफी हैं वो इसके इर्द गिर्द हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर और बीच में ये इटली का एरिया भी और इससे ऊपर वाला भी, ये जो सोफिया लिखा हुआ है वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर एक टाइप ऑफ लोग है जिनको कहा जाता है द सोफिस्ट। सोफिस्ट क्या थे? दे बिगेन टू क्वेश्चन मैनी ट्रेडिशनल अजम्पशन ऑफ ग्रीक कल्चर, ठीक है। अच्छा, ये आप कह लें कि हमने जो पहले पढ़ा ना वो, तो आप कह लें कि हिंदुइज्म वाला जो सेक्शन पढ़ा उसमें और ये वाले ना एक किस्म का साइड बाय साइड ही चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हिंदू वाले जो वो ज़्यादा पुराने हैं, यानी वो ज़्यादा अर्लियर है। तो कई कहते हैं कि जो ग्रीक ने भी ना वहाँ से ये आइडियाज़ कई इंपोर्ट भी किए थे, ठीक है। तो यानी उस सब कॉन्टिनेंट से। एनी हाउ, रिगार्डलेस ऑफ दैट हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि एक और चीज़ हमें मिलती है, हमें कुछ चीज़ों के एविडेंसेस इस तरह के मिलते हैं कि जो पैथागोरस की फॉर एग्जांपल इक्वेशंस है ना, वो उनकी प्रेजेंस में इंडिया के इलाके में ज़्यादा पुराने आसार उसके वो भी मिलते हैं। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, इन 5th सेंचुरी BC सोफिस्ट बिगेन टू क्वेश्चन मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल, इसमें एक था बंदा प्रोडिगस ऑफ सियोस, उसने कहा कि इट वाज द थिंग्स विच वर सर्विसेबल टू ह्यूमन लाइफ दैट हैड बीन रिगार्डेड एज गॉड्स, यानी इस तरह की बात उसने की। उसके अलावा प्रोटैगोरस, ये पैथागोरस नहीं है, एक और है। विद रिगार्ड टू द गॉड्स आई एम अनएबल टू से आइदर दे एग्जिस्ट और दे डू नॉट एग्जिस्ट, यानी ये शक
जो है ये इनका मेंशन करना। फिर डायगोरस ऑफ मिलोस, ठीक है ना, ये फर्स्ट फिलोसफर था जिसने एग्जैक्टली डायरेक्टली एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई किया था। फिर द एथेनियंस accused हिम ऑफ impiety एंड banished फ्रॉम द सिटी, उसको इस वजह से निकाला भी गया। याद रखें कि कोई भी एक्सप्लिसिट रिजेक्शन करता था तो वो पकड़ा जाता था, और वो मतलब मेरी जारी बात है, ये पॉपुलर नोशन था ही नहीं, एक्सप्लिसिट रिजेक्शन तो वैसे ही नहीं था। लेकिन किसी न किसी तरीके से अगर कोई बंदा खुदा के अमल दखल को निकाल देता था, या कोई मटीरियलिस्टिक बात कर लेता था लेकिन खुदा को किसी तरीके से रखता था, तो उसको फिर भी रिगार्ड करते थे लोग। रिगार्ड तो नहीं करते थे, यानी उसको रखते थे। और इस तरह करके और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आने शुरू हो गए यहाँ पर, जो कि खुदा के अगेंस्ट, रिलीजन्स के अगेंस्ट, ट्रेडिशनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट, और ये चीज़ें आनी चाहिए। और इसकी एक एरिस्टोफेन्स की एक बड़ी प्ले है, और हाँ यहाँ पर प्ले राइटिंग भी काफ़ी कॉमन हो गई थी। प्लेटो जो पहला मशहूर फिलोसफर है, वो भी जो है वो प्ले राइट था। श्राइन श्राइन श्योरली डोंट बिलीव इन द गॉड्स, व्हाट इज़ योर आर्गुमेंट, वेयर इज़ योर प्रूफ, ठीक है ना। तो इस तरह की जो हमें इनकी राइटिंग्स मिलती है, तो हमें ये पता है कि लोग जो हैं वो शक और शुबे का इजहार करते थे। अच्छा, ये जो चीज़ है फोर्थ सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या हुआ, मतलब यानी बेसिकली ज़्यादा अन इंटरेस्ट इन ह्यूमन गॉड्स का, अन इंटरेस्ट इन ह्यूमन अफेयर्स, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी हुआ था। स्टोइक्स पर मेनली नेचुरलिस्ट, स्टोइक्स ये भी जो हमने पीछे बात की है, ये नेचुरलिस्ट है, यानी मादियत मादा प्रस्त, मटीरियलिस्ट तो थे। मटीरियलिस्ट ज़रूरी नहीं है, लेकिन नेचुरलिस्ट से मुराद वही है। दे आइडेंटिफाइड गॉड विद प्रोसेस और ड्राइविंग प्रिंसिपल ऑफ नेचर इटसेल्फ, यानी ये गॉड को भी वो नेचर का हिस्सा ही मानते थे। और बच्चों यही यहाँ पर भी जब बरसगीर पाको हिंद के अंदर भी जब वेस्ट आया था ना, यानी जब ये आए थे स्पेशली ब्रिटेन वगैरह, और इनके यहाँ ये दोनों किस्म के आइडिया पाए जाते थे। इनकी भी क्रिश्चियनिटी जो थी ना, वो ऐसा बड़ी प्योर नहीं थी। इनकी क्रिश्चियनिटी में भी जो है ना, ये नेचुरलिज्म बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज था। और उसी वजह से इन्फ्यूज था, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। लेकिन बात ये है कि नेचरियत, बाकायदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हमारे राइटर्स ने। इवन क्या कहते हैं, सर सैयद अहमद ख़ान को नेचरी बोला जाता था, कि ये भी बंदा नेचरी है, ठीक है, और ये नेचरियत पे बिलीव करता है, मुराद एज अ कि यानी ये एक किस्म का कहता है कि खुदा खुद ही कोई नेचर का हिस्सा है। एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिजवान अपनी वीडियो ऑफ कर दे प्लीज। अच्छा, आगे है फिलोसफर और किस्म के। समरी मैं आपको इसकी बस ये बताता हूँ, इस पे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ तक, ये जो अर्ली फोर्थ सेंचुरी तक, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा हो गया था, आप कह लें कि जिस तरह का आजकल का है। समझ रहे हैं बात को, कि एक्सप्लिसिट डिनाई करने वाले भी लोग थे एक चंद, ठीक है, लेकिन एक किस्म का नेचरियत बहुत ज़्यादा फैली, जिसमें खुदा के ऊपर शक और शकी मिजाज जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट था, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक रेवोल्यूशन, वो रेवोल्यूशन किससे हुई, वो रेवोल्यूशन हुई प्लेटो और अरस्तू से, सुकरात से, प्लेटो से, अरस्तू से, ये तीन बंदे थे। और ये थर्ड सेंचुरी में, थर्ड फोर्थ सेंचुरी में आए। तो यहाँ पर ये हुआ कि सबसे पहले जो स्टेट का रिलीजन था, वो तो थीज़म पहले भी था, वो तो रहा, वो चेंज नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो, जब प्लेटो आया ना, प्लेटो जिसको आप कह लें कि फादर ऑफ फिलोसोफर या फिलोसफी कहते हैं, कि थी इसके साथ थीज़म मेड अ स्पेशल रिटर्न। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, ये वाली जो कहानी, ठीक है, इसमें ये है क्योंकि बच्चों, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो अभी भी हो रहा है ना, ये नया काम नहीं, यानी ये हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले भी एक ऐसा ज़माना आया है जब खुदा के मामले में शक मिजाज और मादा प्रस्ती और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कॉमन हो गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है थीज़म वापस आया, ठीक है। और थीज़म यानी खुदा पे यकीन रखना वापस आया, और फिर ये काफ़ी देर तक चला, और फिर दोबारा इसका फॉल आया, मतलब यानी इट्स लाइक अ साइकिल, ठीक है। तो साइकिल की तरह जो है ना ये चला है। एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड, so ideas are much more closer to theophilosophical rationalism, monism, and related ideas. Early Christians were reviled as atheists and persecuted, but this changed. The Christianity became the Roman state religion. ठीक है, under Theodosius 380 AD, heresy became punishable, and for a long time theism reigned with the aid of Christianity in Europe. अच्छा बच्चों, यहाँ समरी क्या है, जब प्लेटो आया ना, तो थीज़म
जो है यानी अल्लाह पे यकीन रखना जो है वो ज़्यादा कॉमन हो गया। ठीक है, और उसकी वजह ये थी कि ये इस बंदे ने काफ़ी रैशनल प्रूफ्स और डिफेंस और सुकरात और इन्होंने जो है वो दिए थे। ठीक है, और उसकी वजह से जो है थीज़म जो है स्पेशली खुदा पे यकीन रखना काफ़ी कॉमन है, और उसके साथ साथ जो स्टेट रिलीजन जो है वो भी हुआ। और उसके बाद फिर जारी बात है हज़रत ईसा की पैदाइश से और आके ये चीज़ें यहाँ पर हुई, और फिर क्रिश्चियनिटी जो है वो तकरीबन 380 एडी में प्रॉपरली पावर के साथ जो स्टेट रिलीजन के तौर पर जो है वो जो है वो आया, और फिर जो है वो क्रिश्चियनिटी यूरोप में फैली, और ये सही पावर जो है उसने पकड़ी 380 एडी के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन उस वक्त जो है थीज़म, प्लेटो के बाद थीज़म जो है वो बहुत पॉपुलर है। ठीक है ना। अच्छा जी, फिर क्या हुआ बच्चों, 15 to 1600 एडी, अब हम यानी हज़रत ईसा अब बीसी से हट के हम एडी पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और उसके भी आगे आप कह लें कि काफ़ी अरसा बाद। ठीक है ना, यहाँ पर काफ़ी ज़रा स्किप किए हैं हमने, 1500 साल आप कह लें। अच्छा, तो 380 एडी के बाद बस कहने का मतलब ये है कि क्रिश्चियनिटी काफ़ी पॉपुलर था यूरोप के अंदर और ज़्यादा फैला रहा राइज। और बीच में ऑब्वियसली जो है अभी वो इस्लाम का भी इंटरवेंशन है, वो हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, किंग्स सीजर और अदर टायरेंट्स जो है ना वो काफ़ी कॉमन हुए, और कैथोलिक चर्च जो है वो इनको क्या कहते हैं प्रमोट करती थी। फिर एक बंदा आया मार्टिन लूथर के नाम से। ठीक है, जिसकी वजह से एक, या वैसे से पहले ही ये शुरू हो गया था, लेकिन एक फिरका बना, जो हमने सुना होगा कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो फिरके हैं, बड़े फिरके हैं। पर ये जो दूसरा बड़ा फिरका प्रोटेस्टेंटिज्म, ये जो है ना ये राइज में आया। ठीक है, इस एरा के अंदर, और फिर इंटरसेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, भी हुए, जिसमें प्रोटेस्टेंट किंग वुड फाइट कैथोलिक एंड कैथोलिक किंग वुड फाइट अ प्रोटेस्टेंट, और इवन प्रोटेस्टेंट और प्रोटेस्टेंट आपस में भी बहुत फाइट्स हुई हैं इनकी। और आपको बताऊं, हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट ब्लडीएस्ट और सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की फाइटिंग्स जो हुई हैं ना वो यहाँ पर हुई, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट जो हुए हैं। और इसकी कोई मिसाल जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं मिलती जिस लेवल की यहाँ पर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। एनी हाउ, कॉमन पीपल एंड एकेडमिक्स डेवलप्ड अ बिट ऑफ रिजेंटमेंट फ्रॉम रिलीजियस क्राउड। इस इन लड़ाइयों की वजह से हुआ ये कि जो आम आदमी थे, और आम आदमी तो इतने नहीं, लेकिन जो एकेडमिक्स थे स्पेशली, जो कि उनके आप कह लें इलीट और थिंकर्स, वो ज़रा रिलीजियस क्राउड से थोड़ा सा दूर होना शुरू हो गए। ठीक है, और फिर जो है एज ऑफ रेनेसांस, या जिसको कहते हैं कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट शुरू हुई। और ये एक्चुअली में बाय प्रोडक्ट था किसका, ये जो शुरू में इनका सेक्ट बना है प्रोटेस्टेंटिज्म का, ये इसका बाय प्रोडक्ट। अब हुआ ये कि बिफोर द डोमिनेंट, पहले तो इससे पहले इनके आने से पहले डोमिनेंट फ्रेमवर्क रिलीजियस ही था, हर चीज़ रिलीजियस फ्रेमवर्क से देखना शुरू होगी होती थी। लेकिन जब ये लड़ाइयाँ हुई और फिर इनके एकेडमिक्स जो हैं वो थोड़े से बेजार हुए इनसे, तो इन्होंने कुछ ऐसे आइडियाज़, और याद रखो ये सारे लोग दीनी हैं, सारे लोग या तो कैथोलिक हैं या तो प्रोटेस्टेंट हैं, इन्होंने ही अपने इंटरनल अंडरस्टैंडिंग से ना डिफरेंट तरीके के फ्रेमवर्क निकालने शुरू किए, जिनके अंदर इस लड़ाई को कम करने के तरीके निकालने के खातिर ना इन्होंने एक किस्म का ये सेक्युलर सिस्टम्स की तरफ जो है ना ये रिवाज होने शुरू हो गया। तो इसमें एक बंदा आया था बाय द नेम ऑफ जॉन लॉक, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। एनी हाउ, इवेंचुअली हुआ ये कि जब ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दीन के अमल दखल को सेकेंडरी रखना शुरू हुआ। और उसके साथ आप बच्चों फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुई। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुई और बाकी चीज़ें भी हुई। इन चीज़ों ने क्या किया कि इन चीज़ों ने सेकुलर फ्रेमवर्क को, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को जो है ना वो ज़्यादा इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। ठीक है, दिस मेथड वाज, जारी बात है जो रिलीजियस थे उन्होंने भी उसको यहाँ पर ये नहीं था कि इन चीज़ों की ऑपोजिशन नहीं थी, इन चीज़ों की ऑपोजिशन भी चलती रही थी। ठीक है ना। और काफ़ी चीज़ें जो है, जो चर्च जो है वो ये करती थी कि प्रोसिक्यूट भी करती थी जो भी वो नहीं समझती थी,
कि ठीक आइडिया था, लेकिन ये इस इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं था, इससे लोगों के माइंडसेट नहीं चेंज हुए थे। लेकिन फिर भी जो है ना ये चीज़ें चल रही थी ऐसा। ठीक है, इसको हम जरा स्किप करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ओपन क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन जो है ना, वो इससे पहले नहीं होता था, लेकिन ये होना कब शुरू हुआ है? ये काफ़ी देर बाद शुरू हुआ। ठीक है। ये यहाँ पर अ, इसकी जो आसार, उसके जो बीज थे ना, वो उसी एरा में शुरू हो गए थे, जो मैंने आपको कहा था ना 1500 1600। तो 1500 1600 में एक बंदा आया था डेकार्ट के नाम से। ठीक है। और इसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। ये वो मॉडर्निज्म है जिसके जरिए जो है वो दीन को जरा दूर किया जाता है। डेकार्ट की जो इनोवेशन क्या थी, उसकी जो सही इनोवेशन जो थी, वो ये नहीं थी कि मादियत को फरोग देना। इसकी इनोवेशन ये थी कि इसने एक ऐसा मोरल सिस्टम, यानी अच्छाई और बुराई करने का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जो ये रिक्वायर नहीं करता था, किसी दीनी किताब या दीनी इंस्ट्रक्शन को रिक्वायर नहीं करता। ठीक है ना। तो उसके बगैर इस बंदे ने एक, आपने अच्छाई और बुराई डिटरमिन करने का तरीका जो है वो निकाला। इसने और भी चीज़ें निकाली, लेकिन ये बड़ा की पॉइंट है। उसकी वजह यह है कि देखो, अच्छाई और बुराई का दारोमदार जो है वो खुदा से ही आता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटेम्प्ट की, इसके बहुत मसले थे, इसकी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, लेकिन कहने का मतलब ये है, और ये कोई सिस्टम कोई परफेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल बेतुका सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन हुआ ये कि ये लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। और देखें, कोई भी आइडिया इस वजह से अडॉप्ट नहीं किया जाता कि आ, वो आइडिया अच्छा होता है। ठीक है, हर दफ़ा, मतलब यानी पब्लिक मैसेस के अंदर वो कई दफ़ा इस वजह से अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि हालात इस तरह के होते हैं कि वो वहाँ पर आप एक किस्म का बेस्ट एलिमेंट होता है, और वो वहाँ से लोग पिकअप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये कई वजूहत होते हैं। एनी हाउ, वन ऑफ द फर्स्ट टू पॉपुलराइज डिवाइड बिटवीन थियोलॉजी एंड फिलोसफी। ठीक है, थियोलॉजी और फिलोसफी को अलहदा करने वाला भी ये था। ठीक है। इवन दो बिलीव्ड इन गॉड बट गेव प्रेसिडेंस टू रीजन, और यहाँ पर इसने रीजन को प्रेसिडेंस दी कि आपकी अपनी अकल जो है वो सुपीरियर है। ठीक है। और आप अपनी अकल से ही अपना रास्ता डिटरमिन करेंगे, और अपनी अकल से ही अच्छाई और बुराई का फैसला करेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से शुरू। फिर जो मेन बंदा आया था वो जॉन लॉक, अभी जिसका मैंने जिक्र किया। इस बंदे ने, आप कह लें कि सेक्युलरिज्म, पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म जो है ना, उसकी आप कह लें प्रॉप बुनियाद इस बंदे के हाथ से लगी है। ठीक है। हालांकि और बंदे भी हैं, और इसको और बंदे भी हैं बीच में, लेकिन आप कह लें कि एक किस्म का ये मशहूर बंदा उनमें से ये है। और एम्पेरिसिज्म क्या होता है बच्चों? एम्पेरिसिज्म उसी को कहते हैं, आप कह लें कि नेचरियत, जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, समझ सकते हैं, मैंने जो पांच हाथों से हो सके। लेकिन ये खुद एम्पेरिसिस नहीं था, जॉन लॉक भी जो है वो खुदा पे यकीन रखने वाला था। लेकिन इसके आइडिया से क्या हुआ कि लोगों के लिए उसने कहा कि यार, हम सिस्टम जो बनाएंगे ना, वो इन चीज़ों पे बनाएंगे, और अपने सिस्टम्स के अंदर खुदा या खुदा के आइडियाज़ को इंटरवीन नहीं करेंगे। याद रखें, इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात हैं काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ और बैकग्राउंड, और इन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉर्स देखी, और उस लिहाज से इन्होंने ये आइडियाज़ प्रपोज करने शुरू किए हुए थे। फिर आता है बंदा थॉमस पाइन के नाम से। ठीक है। थॉमस पाइन की किताब थी एज ऑफ रीज़न, और ये पहली किताब है जिसने डायरेक्टली बाइबल को क्रिटिसाइज किया प्रॉपर। ठीक है। और ये जो है वो आप कह लें कि एक टर्निंग पॉइंट था क्रिश्चियनिटी के लिए। ठीक है। जिसके अंदर इन्होंने प्रॉपरली जो है, जब लोग जो है वाकई में बकना शुरू हुए थे उसके खिलाफ, नाउ ओपन एथीस्ट फिलोसफर स्टार्ट टू अमर्ज, यानी जो ऐसे फिलोसफर्स भी जो कि खुल के एथीस्ट थे, वो भी सामने आना शुरू हो गए थे इस दौरानिए के अंदर। इससे पहले नहीं थे। इससे पहले मेनली जो है वो आ, ये था मामला। अच्छा, फिर एक और बंदा है उसी इस जमाने का, इससे मिलते जुलते, वो है एमिनुअल कांट। ठीक है ना। इस बंदे का जो फलसफा है ना, इसके अंदर ये रीजन और एम्पेरिसिज्म और इसकी तरफ ज़्यादा माइल है। अच्छा बच्चों, एम्पेरिसिज्म क्या होता है? एम्पेरिसिज्म, ये वैसे बेसिकली प्रॉपर एम्पेरिसिस्ट नहीं थे, लेकिन एम्पेरिसिज्म को इन्होंने एक किस्म का शुरुआत इन्होंने थी। एम्पेरिसिज्म होता क्या, पहले हम उसको समझ लें। बच्चों, जो भी आप फाइव सेंसेस से जिस चीज को टच कर सकते हैं, ठीक है, वो ही असल है।
और जो आपके इस 5 सेंसेस के अहाते में आ सकता है वही असल है, उसके अलावा जो भी है वो झूठ है। ठीक है, इसको बेसिकली इंपेरिसिज्म कहते हैं। ठीक है, जो 5 सेंसेस के अंदर नहीं आता वो जो है इसका ताल्लुक उसी से है, नेचरियत से है, इसका ताल्लुक उसी से है, मादियत से। ये बेसिकली मादियत ही को का दूसरा नाम। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फिर एक बंदा है अगस्ट कॉम्ट। ठीक है ना, और इस बंदे ने एक मूवमेंट है पॉजिटिविज्म के नाम से, इसकी शुरुआत की। और पॉजिटिविज्म वही मूवमेंट है जो कि बेसिकली ये मादियत और एम्पेरिसिज्म को फरोग देती है। अच्छा, इसका इसका ताल्लुक क्या है? इसका ताल्लुक मॉडर्निटी से ताल्लुक ये है कि जो जो साइंटिफिक मेथड है ना, ये हर चीज़ साइंटिज्म, या जो भी चीज़ साइंटिफिक रैशनलिज्म है, ये साइंस के प्रोसेस के अंदर ना इस चीज़ को डालना, ये यहाँ पर शुरू हुआ था कि जो भी चीज़ हम महसूस कर सकते हैं, यानी कि अपने 5 सेंसेस से, सिर्फ उसी को हम जो है वो कंसिडर करेंगे हक के तौर पर, उसके अलावा चीज़ को हम हक के तौर पर नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये जो आइडिया है अपना साइंस करने का, बाकी चीज़ें करने का, लिखाई पढ़ाई करने का, पॉलिटिक्स करने का, सोशल लाइफ करने का, ये सारे इन राइटर्स ने ये रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ को फ़रोग देने में और इन चीज़ों को स्टार्ट करने में। फिर पॉजिटिविज्म, वही जो यही जो जिसकी की बात करें, ठीक है, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी एम्पेरिकली वेरीफाइबल इज नॉट ट्रू, ये इसका आइडिया। जिसको भी आप अपने 5 ख्वास हमसा से नहीं महसूस कर सकते वो सच नहीं है। बेसिकली वाटर कैन, यही बात लिखी है यहाँ पर। अच्छा, नाउ जी एज ऑफ एथिज्म रियली किक्ड ऑफ। और इससे, यानी और ये बेकायदा बच्चों 1800 से शुरू हुई, 1850 से जो है ना ये सही किक ऑफ हुई थी। अच्छा, इसमें रिजेक्शन ऑफ वर्शिप, मेटाफिजिक्स, गॉड, ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता कॉमन हो। याद रखो पब्लिक में ये कभी कॉमन नहीं थी। पब्लिक और ज़्यादातर लोग अभी भी क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट ज़्यादा थे। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर कैथोलिक भी काफ़ी ज़्यादा थे, ये नहीं कि वो कम थे, लेकिन कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा साइंटिफिक प्रोग्रेस है और ये वो सारी चीज़ें वो ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट के यहाँ जो है वो ज़्यादा मानी जाती हैं। लेकिन ये नहीं कि कैथोलिक्स भी दूर थे, बाकायदा कैथोलिक्स जो थे वो बाकायदा साइंटिस्ट को फंड करते थे, यूनिवर्सिटी को फंड करते थे। और ये जो काफ़ी थिंकर्स हैं ना, ये यहीं से निकले हैं। याद रखें कि मेजॉरिटी थिंकर्स जो हैं वो प्योर एथीस्ट कम ही थे। मेजॉरिटी जो थे ये खुदा पे यकीन रखने वाले थे या क्रिश्चियन थे। ठीक है, इन्होंने अपने ही आप कह लो एक किस्म का पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये वाली हिस्ट्री एक्चुअली में इस तरह हुई है। अच्छा, इवन तो अ, एक और आइडिया है यहाँ पर डीइज्म का। ठीक है, डीइज्म क्या होता है? डीइज्म ये होता है कि आप दीन और अदयान की तो रिजेक्शन कर देते हैं, लेकिन आप खुदा की रिजेक्शन नहीं करते। आप कहते हैं यार खुदा मौजूद है, खुदा तो मौजूद है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, मतलब यानी ये जो दीन वगैरह हैं ये ठीक नहीं। ठीक है ना, आपको खुदा ने बनाया और आपको अपने बलबूते पे छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि गॉड, वो कहते हैं कि देर इज नो पेंटिंग विदाउट द पेंटर। ठीक है, और बच्चों जब डीस्ट आए थे ना तो ये बहुत कॉमन हो गया था। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, अब 1850s के अंदर ना, या 1800s के अंदर ये कुछ चीज़ें शुरू हुई थी। ये मैंने पहले डिस्कस की हैं कि नहीं। एक किताब जियोग्राफी की किताब थी जो कि रेवोल्यूशनरी थी। ठीक है, उसका पता नहीं, मेरे ख्याल से स्लाइड है कि नहीं। अच्छा अच्छा, ये चार्ल्स डार्विन से पहले ना एक और किताब थी। चार्ल्स डार्विन की जो किताब है ना, जो कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है, उससे पहले एक और किताब थी जो कि ज्योग्राफी के ऊपर थी। और उससे क्या प्रूव हुआ था? उससे ये प्रूव किया उन्होंने कि अर्थ जो है वो 5,000 साल पुरानी नहीं है। इससे पहले क्रिश्चियनिटी के यहाँ, एटलीस्ट क्रिश्चियनिटी के यहाँ जो राइज आइडिया था वो ये था कि अर्थ की जो एज है ना वो तकरीबन 5,000। ये जो जियोलॉजी की किताब आई थी ना, इसने फर्स्ट रेवोल्यूशनाइज किया इस आइडिया को क्वेश्चन करके कि अर्थ जो है दिस इज ओल्डर देन 5,000 ईयर्स, बल्कि ये बहुत हज़ारों हज़ारों साल पुरानी है। ठीक है, अब तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर 4.5 बिलियन ईयर्स की है। लेकिन 5,000 साल पुरानी है। ठीक है, 5,000 साल पुरानी है। ठीक है, अब तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर 4.5 बिलियन ईयर्स की है। लेकिन 5,000 साल पुरानी है। ठीक है,
लेकिन हुआ था कि चूंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर उनके अंदर ही मतलब इस तरह की हिस्ट्री दी हुई है क्रिश्चियनिटी और बाइबल के अंदर, जिसके अंदर अर्थ की हिस्ट्री एक किस्म की बहुत थोड़ी है, ठीक है, छोटी है। तो वहां से जो है ना ये आइडिया क्वेश्चन हुआ था शुरू में 1800s में। उसके बाद फिर जो दूसरी जो ज़रब लगी थी ना इनको, वो लगी थी चार्ल्स डार्विन की किताब से, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। जो किताब है, किताब का तो नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। अब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है ना, इसने क्या किया कि इसने एथीज को वहाँ पर ज़्यादा एक किस्म का एक टूल दिया। हालांकि याद रखें, ना चार्ल्स डार्विन एथीस्ट था, ठीक है, प्योर एथीस्ट नहीं था, वो एग्नोस्टिक था। लाइक और अपनी मेजॉरिटी ज़िंदगी में वो यूनिटेरियन क्रिश्चियन था, ठीक है। यूनिटेरियन क्रिश्चियन आप कह लें कि मुसलमानों के बहुत करीब होते हैं। यूनिटेरियन इस वजह से उन्हें कहा जाता है क्योंकि वो एक खुदा पर यकीन रखते हैं। वो हज़रत ईसा और उसके साथ रूह अल्लाह को खुदा नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो हज़रत ईसा है वो खुदा नहीं थे, वो मतलब नबी ही थे। तो ये यूनिटेरियन क्रिश्चियन थे, इसके फादर भी यूनिटेरियन क्रिश्चियन थे, और ये प्रोटेस्टेंटिज्म से निकले हुए थे, ठीक है। और इनके यहाँ एकेडमिक्स के यहाँ तीन चार आइडियाज ज़्यादा मशहूर थे। एक डीज़म मशहूर था। डीज़म ये है कि यही पे खुदा तो है पर कोई दीन उसका नहीं, ठीक है। और दूसरा आइडिया यूनिटेरियन का भी था। और तीसरा आइडिया जो है ये वाला जो प्रोटेस्टेंटिज्म का था, ठीक है। अच्छा, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में क्या फ़र्क है? आप लोगों को पता है किसी को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में क्या फ़र्क है? कोई मुझे बता सकता है? सर मैं बताऊं? सर मेरे ख्याल में जो मैंने पढ़ा हुआ है कि जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं ना, वो पोप को जो है वो नहीं मानते, वो उसकी अथॉरिटी को नहीं मानते। हम्म। और जो ओल्ड को ही लेते हैं, बाइबल के ओल्ड टेस्टमेंट को। लेकिन जो कैथोलिक्स हैं वो बाकी भी जो उनकी जो पोप ने की हुई है ना, हम्म। तशरीहात या जो भी लेते हैं और उसको अथॉरिटी मानते बिल्कुल, ये एक डिफरेंस ये है, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, आप सही कह रहे हैं कि कैथोलिक्स जो है ना वो ज़्यादातर एक लेगेसी के ऊपर अमल करते हैं। वो कहते हैं कि देखें, जो खुदा के एक बकायदा प्रीचर होते हैं, मतलब यानी जो कि ना खुदा के मैसेज को आगे उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो पोप की सूरत के अंदर उसको उस पर यकीन रखते हैं। ये कैथोलिक्स का आइडिया है। और ये एक बकायदा कैटेकिज्म, एक किस्म की तशरीह आप कह लें, एक तफसीर किस्म की, इनकी बकायदा फिक्स तफसीर होती है जो कि सारे के सारे जो हैं कैथोलिक्स उस पर अमल करते हैं। प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो ज़्यादा ओपन एंडेड है, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई ये किसी की मलकियत नहीं है, कोई पोप नहीं है, आप खुद से इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कोई भी बंदा, और ये खुदा का मैसेज है सबके लिए। इससे मसला ये होता है जब ये ओपन एंडेड हो जाता है तो इससे फिरके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और यही क्रिश्चियनिटी ने फेस किया, और इसी वजह से उनकी लड़ाइयाँ भी ज़्यादा हुई। अच्छा बच्चों, हमारा मिनट रह गया, हम दोबारा शुरू करते हैं। मैं ज़रा इसको यहाँ पर रोक देता हूँ, फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं। ओके।